हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। तो आज का जो क्लास है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर नीट एंड जेई। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके बेसिस पे हम कौन कौन सी चीजों को एलाबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो वो बात करेंगे। उससे पहले हम एक नज़र फिर मारते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, उसका थोड़ा सा रिकैप दूंगा। फिर आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं ना, दीज आर एलिमेंट्स विच हैव बीन अरेंज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम सीरीज में जाएंगे, दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर सीरीज में जाएंगे, कैडमियम के बाद कोबाल्ट है यहाँ पे। सिंस यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिखा है, तो ये टॉप टू बॉटम है, इजंट इट। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये टॉप टू बॉटम ऑफ द सीरीज है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे ना, ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज, ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज अगर देखेंगे, दे बिकम मोर पॉजिटिव। मतलब ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इंक्रीजेस। तो मतलब सबसे कम ई नॉट रिडक्शन वैल्यू किसका होगा? लिथियम का। मतलब लिथियम हैज वेरी लीस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। इसका मतलब लिथियम का क्या हो जाएगा? लिथियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इट विल फॉर्म Li प्लस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम जो है ना, इट विल बी मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। मोस्ट पावरफुल रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट, है ना। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, ये ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जो है, ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, जिंक के केस में ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जो है, ई नॉट रिडक्शन दैट इज -0.76। वहीं पे अगर आप आयरन Fe की बात करेंगे, Fe2 प्लस की बात करेंगे, इट इज 0.44 प्लस, इजंट इट। कॉपर की बात करेंगे, तो कॉपर के केस में इट इज 0.+0.34। तो मतलब ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जो है, दे इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ई नॉट वैल्यू मतलब इंक्रीज जो करता है, मतलब ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जो है, अगर ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग नेचर जो है, टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पावर जो है ना, रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होता है। रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होता है। और अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन जो है, ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, है ना। तो मतलब फ्लोरीन को ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट विल एक्ट एज ए, दैट, उसका रिडक्शन हो जाएगा, एंड दैट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये बात क्लियर हुई ना। तो कल मैंने सिखाया था इस सीरीज को याद कैसे करता है, एक बार फिर बोलूंगा, बिकॉज याद करना इस सीरीज को, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं यहाँ तक। इनको कैसे याद करेंगे? लिथियम की बारात कैल्शियम ने मांगी। उसके बाद अल्मीनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम एंड कोबाल्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? अल्मीनियम मंजिल, तो ये मन, ये जिल है, मंजिल कार, CR फॉर कार। अल्मीनियम मंजिल कार, तो मंजिल कार मानो कि आप ये एक कार का ब्रांड है। तो अल्मीनियम मंजिल कार फेंक कर दे, एक मंजिल कार को फेंक कर देता है। उससे क्या होता है? कोई निगाहें सुंदरी प्यार करे। उसके बाद हाइड्रोजन का ई नॉट जो होता है, दैट इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही हम ये निकालते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक सॉन्ग याद रखने को कहा था, चपा चपा चरखा चले, तो CHAPA, दैट इज चपा। तो इससे आपको ये याद रहेगा। ना आते हैं, डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। अगर मैं पहली एप्लीकेशन की बात करूंगा, तो इससे हम निकालते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम इससे निकालते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मतलब, अगर मेरे पास दो तीन मेटल्स है, मुझे उनको कंपेयर करना है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हम कैसे निकालेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स?
तो देखो जब हम सीरीज में, ये जो एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जब हम इसमें नीचे जाते हैं ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव डाउन द सीरीज। इसका मतलब कि मेरी सीरीज पे के टॉप पे था लिथियम, है ना। लिथियम की बारात, फिर पोटेशियम था, कैल्शियम ने मांगी, फिर कैल्शियम था, फिर सोडियम था, फिर मैग्नीशियम था। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर की डिस्कस करूंगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। फिर पोटेशियम का होगा, फिर कैल्शियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, है ना। तो ये अल्कली मेटल्स हैं, बेसिकली दे विल फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन्स एंड डाई पॉजिटिव आयन्स, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, है ना। तो ये मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर एट द टॉप ऑफ द सीरीज एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। सो यू कैन सी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, they are at the top of the series and they are highly reactive in nature। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। हॉट वाटर के साथ तो करेंगे ही करेंगे, अब कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व कर सकते हैं। मतलब दीज मेटल, इनको अगर मैं एम से डिनोट करूंगा, सो एम रिप्रेजेंट्स दीज मेटल्स ओवर हियर। तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके, इवन अगर मेरा वाटर क्या है, कोल्ड वाटर है, तो उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। लेकिन जब हम नीचे सीरीज में जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ना। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, तो अगर मैं इन मेटल्स की बात करूंगा, आयरन की बात करूंगा, लेड की बात करूंगा, टिन की बात करूंगा, निकल की बात करूंगा, कोबाल्ट की बात करूंगा, ये थोड़ा सीरीज में नीचे है। थोड़ा सीरीज में नीचे का मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी कम है, दे के डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना, दे रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर, नॉट विद कोल्ड वाटर। नॉट विद कोल्ड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाई? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। वाई दे आर लेस रिएक्टिव? बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ना, वो ज्यादा है। टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इनकी कम है ना। फिर अगर बात करेंगे ना इन एलिमेंट, इन मेटल्स की, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे और नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए ये और कम रिएक्टिव होंगे। इसलिए दे डू नॉट एवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। ना ये मेरा कॉपर जो है, सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, दे विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नॉर दे विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब H2 गैस को ये यहाँ से एवॉल्व नहीं करेंगे। नो हाइड्रोजन गैस विल बी एवॉल्व्ड ओवर हियर। क्लियर हुई ये बात? ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, इसलिए इस सीरीज को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर हुई ना बात? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या है। तो सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द रिएक्टिविटी। अब अगर हमारे पास दो मेटल्स है, हमें उनका कंपेयर करना है रिएक्ट, अच्छा ये हमने देखा। नेक्स्ट जो है दैट इज टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर हमारे पास दो मेटल्स है, हमें उनकी रिएक्टिविटी आपस में कंपेयर करनी है। दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हमारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या हमारा मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास Zn है, इसको मैं कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करूंगा, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? और मेरे पास कॉपर है, इसको मैं जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करूंगा, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? मतलब क्या जिंक यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या यहाँ पे कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने अभी देखा कि जो मेटल टॉप पे होगा, जो मेटल हायर सीरीज में होगा, इसको फिर से लिखूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि जो मेटल होगा हायर इन द सीरीज, जो हायर इन द सीरीज होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो लोअर इन द सीरीज होगा वो कम रिएक्टिव होगा। जैसे कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि जिंक पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, और अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सो ओवर हियर वी कैन गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस।
बट ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंस कॉपर नीचे है तो मतलब ये लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं हो जाएगा। दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, will not take place. This reaction will not take place. Isn't it? This reaction will not take place. Now you can see over here, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ई नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज ई नॉट फॉर जिंक, यहाँ पे जिंक का नॉट रिएक्शन, इट इज फॉर जिंक नॉट फॉर रिएक्शन। ई नॉट -0.76 है। यहाँ पे अगर देखेंगे कॉपर का ई नॉट +0.34 है। मैंने अभी कहा था कि ई नॉट अगर ज्यादा होगा रिएक्टिविटी कम होगी, तो यहाँ पे जिंक का जो ई नॉट है वो लेस है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकेगा कॉपर को। यहाँ पे कॉपर का ई नॉट ज्यादा है, कॉपर का अगर ई नॉट देखेंगे तो ई नॉट कॉपर का यहाँ पे ज्यादा है, कॉपर का ई नॉट ज्यादा है मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम है तो मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इजंट इट? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फॉर चूजिंग एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमें देखना है कि अगर हमारे पास दो तीन एलिमेंट्स होंगे तो उनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर निकालना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऑक्सीडेंट बोलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या मतलब, हमारे पास कोई एलिमेंट ई है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये बनेगा ई माइनस, है ना। तो मतलब इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया बेसिकली, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है, तो मतलब ये रिडक्शन है, इस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ। और जिसका खुद रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद रिडक्शन होता है ना वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जितना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, जितना ज्यादा रिडक्शन होगा ना किसी एलिमेंट का जल्दी जल्दी, उतना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। क्लियर? नाउ सी ई नॉट strength of oxidizing agent increases as the value of reduction potential becomes more and more positive। ना हमने क्या देखा कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को क्या होता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ना उसका वैल्यू मोर पॉजिटिव बनता है, मोर पॉजिटिव। अगर ये चीज आपको याद नहीं रहता, आप याद रखो कि लिथियम टॉप पे है ना, इसका ई नॉट कितना है, इसका ई नॉट है -3.5, और हमारा नीचे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर का ई नॉट जो है दैट इज +0.34, तो मतलब नीचे जाएंगे तो ई नॉट पॉजिटिव बनता है। ई नॉट जितना ज्यादा पॉजिटिव बनेगा उतना ज्यादा अच्छा हमारा ऑक्सीडेंट होगा, उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम टॉप टू बॉटम सीरीज में जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की जो प्रॉपर्टी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट का जो वैल्यू है जितना हायर होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है ना वो ज्यादा होगी। क्लियर? ई नॉट वैल्यू जितना हायर होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास आयोडीन है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, तो उसके बाद आयोडीन, अगर बोलेगा सॉरी उसके बाद फ्लोरीन है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इनका आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऑर्डर जो है वो निकालो, तो ऑक्सीडेंट ऑर्डर अगर निकालेंगे हमें देखना है कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम सीरीज में जाते हैं ई नॉट वैल्यू इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा ई नॉट इसका होगा, इसका ई नॉट रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब कि फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन क्लोरीन, विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमीन, एंड विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयोडीन। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो।
लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको दो दो मेटल्स दूंगा एक्स एंड वाई। ये दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। इसका ई नॉट रिडक्शन जो है, लेट दैट इज 0.0.32, और y का जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, लेट दैट इज 0.74। तो आपको बताना है इन दोनों में ज्यादा ऑक्सीडेंट अच्छा कौन सा है। तो जिसका ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा बेटर ऑक्सीडेंट होगा। तो वी कैन से y इज अ बेटर ऑक्सीडेंट देन दैट ऑफ x, बिकॉज इसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। दिस इज वन मोर एप्लीकेशन। इसमें हमें देखना है रिड्यूसिंग पावर। जैसा हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर देखा है, वैसा हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर देखेंगे। तो बात करेंगे रिड्यूसिंग पावर की। इसी रिड्यूसिंग पावर को हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जानेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो दूसरों का काम करता है। ये दूसरों का काम करता है, दूसरों का खुद का इसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है ना। तो इसी को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। रिडक्टेंट भी इसी भाई साहब को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेंट का अपोजिट मतलब ई नॉट रिडक्शन जितना मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव मतलब जितना लेस होगा, मोर नेगेटिव मतलब जितना कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना रिड्यूसिंग पावर जो है वो उतना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा होगा, है ना। अगर मैं बात करूंगा इन एलिमेंट्स की, लेट अस सी मेरे पास Zn है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास सोडियम है, और मेरे पास आयरन है। इनका मुझे बनाना है ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पावर जो है या रिड्यूसिंग पावर जो है उसका ऑर्डर बनाना है। तो देखो, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करूंगा, तो मुझे याद है कि लिथियम की बारात, तो मतलब पहले पोटेशियम आएगा, उसके बाद सोडियम आएगा, या पहले ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आते हैं, दैट्स वाई पहले पोटेशियम फिर सोडियम। उसके बाद मेरा क्या आता है? उसके बाद जिंक आता है, और उसके बाद आयरन आता है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर ई नॉट, सबसे ज्यादा ई नॉट जो है वो आयरन का है। जिसका ई नॉट ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम। तो सबसे कम ई नॉट जो है वो इसका है, पोटेशियम का। तो जिसका ई नॉट वैल्यू कम होगा ना, वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पोटेशियम पहले आएगा, सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद हमारा Zn आएगा, एंड उसके बाद हमारा आयरन आएगा। ये कौन सा ऑर्डर मैंने बनाया? ये रिडक्टेंट का ऑर्डर बनाया मैंने, ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बनाया, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बनाया। क्लियर? नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एक और एप्लीकेशन है इसकी, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स लाइक हम H2SO4 लेंगे। H2SO4 पे हमें देखना है क्या कोई मेटल इस H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैं दो रिएक्शन यहाँ पे लूंगा, मैं Zn को इसे ट्रीट करूंगा, मैं कॉपर को इससे ट्रीट करूंगा H2SO4 से। मैं देखूंगा क्या Zn H2 को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कॉपर H2 को डिस्प्लेस कर सकता है? तो जो भी एलिमेंट होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लेकिन कॉपर H2SO4, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिंक का ई नॉट जो है दैट इज -0.76, और कॉपर का ई नॉट जो है दैट इज 0.80। मतलब कॉपर का ई नॉट ज्यादा है, ज्यादा है तो नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन का ई नॉट कितना है? 0। और हाइड्रोजन से नीचे कौन होगा? जो 0 से ज्यादा होगा, दैट इज 0.80। या सिल्वर यहाँ पे दिया गया है, दिस इज सिल्वर। तो सिल्वर का हाइड्रोजन से ज्यादा है, ज्यादा है तो रिएक्शन नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज सिल्वर विद H2SO4, क्या रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नो रिएक्शन हो जाएगा। वाई? बिकॉज इसका ई नॉट जो है दैट इज 0.80, मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक और एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ना अगर हमारे पास वाटर है, ये वैसे हमने डिस्कस किया,
तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हमारा डिस्प्लेस हो सकता है। तो मैं इसको ट्रीट करूंगा विद मेटल। तो क्या मेटल इसको डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को या नहीं कर सकता है, इजंट इट। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि अगर हमारे पास मेटल जो टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जैसे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं और हॉट वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। लेकिन वहीं पे अगर इन द मिडल ऑफ द सीरीज दैट्स आयरन कोबाल्ट ये वाले होंगे ना, तो दे आर लेस रिएक्टिव। तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते बट हॉट वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे ना, मेटल्स विच आर एट द लोअर एंड ऑफ द सीरीज, दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद द कोल्ड वाटर और विद द हॉट वाटर। तो ये वाला हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये चीज हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो डिस्कस क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ईएमएफ निकाल सकते हो। अब ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल दैट्स ई नॉट ऑफ द सेल की बात करूंगा। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैथोड किसको लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। द क्वेश्चन इज कि किस चीज को कैथोड लेंगे और किसको एनोड लेंगे, और ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब कैथोड उसको लेना है जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर, ई नॉट हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा माइनस ई नॉट लोअर, माइनस ई नॉट लोअर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊंगा ना, लेट अस टेक स्लाइड, स्लाइड पे होगा ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये सेल देखूंगा, इसने क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं दोनों किस में करूंगा, हमेशा क्या करना होता है जिससे क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। तो गलत किससे नहीं हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, है ना। तो मेरे पास ये सेल है जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल दिया गया है, जिंक कॉपर कपल मतलब जिंक कॉपर सेल दिया गया है। तो यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन ऑफ जिंक इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ जिंक। इसको कैसे लिखेंगे, रिडक्शन को लिखेंगे तो पहले मेटल आयन आएगा उसके बाद मेटल आएगा। सो दिस इज माइनस 0.76। अब यहाँ पे प्लस लिखा है बिकॉज इससे क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो हम एक ही बात को पकड़ के रखेंगे कि ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कब, जब दोनों का रिडक्शन बनाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन को जब रिडक्शन बनाते हैं तो साइन नेगेटिव होता है। अब ई नॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर अगर लिखूंगा तो मेटल आयन पहले फिर मेटल, ये किसके बराबर है, दिस इज प्लस 0.34। अगर मैं यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा तो ई नॉट ऑफ सेल कितना निकलेगा, ई नॉट राइट मतलब कैथोड कौन होगा जिसका ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ई नॉट पॉजिटिव है, ये ई नॉट नेगेटिव है। जिसका ई नॉट ज्यादा होगा, ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट के बदले हम लिखेंगे ई हायर माइनस ई लोअर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा ना। तो हम लिखेंगे ई हायर माइनस ई लोअर, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हायर क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हायर है ये कैथोड होगा। सो दिस इज 0.34 माइनस ये फार्मूला का माइनस इंटू माइनस 0.76। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.34 प्लस 0.76, है ना, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.10, 1.10। क्या ई नॉट ऑफ द सेल जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, क्या वो पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो मतलब रिएक्शन हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे एक और बात कि अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन हो जाएगा, हमारा जो सेल है वो काम करेगा, है ना। क्लियर, क्लियर हुई ये बात। आई होप कि ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, निकल मरकरी सेल दिया गया है, निकल मरकरी सेल या निकल मरकरी कपल, इजंट इट। तो यहाँ पे इनका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का दिया है, एक रिडक्शन, हम दोनों का क्या बनाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है ई नॉट, सो इट इज माइनस 0.236। अब यहाँ पे प्लस है ना,
तो मैंने इस प्लस को माइनस बनाया, क्यों? मैंने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बनाया। और मरकरी का ई नॉट कितना दिया गया है? इसका ई नॉट जो है दैट इज 0.61, 0.61। अब मुझे बता, आप इन दोनों में कैथोड कौन होगा? कैथोड वही है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो ये मेरा हाई बनेगा, हाई वैल्यू, दैट इज कैथोड। ये लो वैल्यू बनेगा, दैट्स एनोड। सो ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू ई हाई माइनस ई लो। तो ई नॉट हाई माइनस ई नॉट लोअर। अब मैं हाई को एच लिखूंगा, लोअर को एल लिखूंगा। सो दिस विल बी प्लस 0.61 माइनस फार्मूला का -0.236 है ना। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.61 प्लस 0.236। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, सो दैट ऐड हो जाएगा। 6 + 0 = 6, 3 + 1 = 4, 6 + 2 = 8। सो 0.846 वोल्ट आया। क्या पॉजिटिव आया? यस। सो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये जो सेल हमने बनाया, दिस 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 सेल विल वर्क। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ सी, प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। तो वही बात मैं कर रहा था कि अगर ई नॉट ऑफ द सेल, अगर ये पॉजिटिव आ गया, तो प्रोसेस जो होगा, सेल रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव होगा, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट ऑफ द सेल जीरो के बराबर आएगा, देन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। सो ये तीन चीजें जो हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बेसिकली दो चार सेल रिएक्शंस देगा, फिर बोलेगा इन चार सेल रिएक्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस और कैन नॉट टेक प्लेस। तो बेसिकली आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है। जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, और जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जहां पे ई नॉट ऑफ द सेल जीरो आएगा वहां पे सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। Now the last application is determination of equilibrium constant. Isn't it? Determination of equilibrium constant. Equilibrium constant को हम K से डिनोट करते हैं। यहाँ पे K से डिनोट करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होती है, -del G0, that is standard Gibbs free energy, is equal to RT ln of K, where K is the equilibrium constant, R is universal gauge constant, T is temperature in Kelvin। और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूंगा तो मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन लूंगा। और R गेज कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 8.314 ले लूंगा। है ना? क्लियर? तो ये मेरे पास एक रिलेशन है, डेल जी इज इक्वल टू -RT ln of K। लेकिन मुझे एक और रिलेशन पता है कि डेल जी जो है दैट्स इक्वल टू -NF E0 ऑफ द सेल। इजंट इट? इस इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू, इस माइनस को यहां ला, -RT ln of K। तो सिंस ये डेल जी नॉट एंड दिस डेल जी नॉट, दीज टू डेल जी नॉट्स आर सेम, तो मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा। है ना? मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा। तो अगर इन दोनों को रिलेट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं -NF E0 ऑफ द सेल, दिस इज इक्वल टू -RT ln of K। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। एफ इज फैराडे, तो फैराडे किसके बराबर होगा? 9500 कूलम्स। और ई नॉट ऑफ द सेल हम निकालेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कैसे निकालते हैं। आर हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन। और यहाँ पे टी टेम्परेचर 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर होगा, तो के यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि NF E0 ऑफ द सेल, दिस इज इक्वल टू RT ln of K। ln of K को यहाँ पे रखेंगे, RT को नीचे लाएंगे, सो वी कैन गेट, यहाँ पे मैं जगह लूंगा कि ln of K इज इक्वल टू NF E0 ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय RT। इजंट इट? और इसको अगर लाग में कन्वर्ट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, इसको 2.303 में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कन्वर्जन कैसे करते हैं ये मैं आपको
या तो इसी नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा या मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाऊंगा। फिलहाल एलन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। सो आई राइट लॉग ऑफ के इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइड बाई 2.303। कहाँ से आया, कहाँ से आया 2.303? 2.303 आर टी। तो ये मेरा इक्वेशन है, हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड विद ई नॉट ऑफ द सेल। दिस द रिलेशन वी शोज हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड विद ई नॉट ऑफ द सेल। तो देखो एक छोटा सा लॉ का कन्वर्जन, कि अगर आपको ln ऑफ x को कन्वर्ट करना है इंटू लॉग ऑफ x, है ना, इसको कन्वर्ट करना है इंटू लॉग ऑफ x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। सो इस कन्वर्जन से यहाँ पे हमारा आया 2.303 नीचे। क्लियर हुई ना बात? तो यहाँ पे आज मैंने आपको सिखाया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you really like these videos, please do share with your loved ones. Please do comment if you feel that you need more questions to be solved by me, or if you feel you need more, more and more videos, like you need side by side, you need other units to be explained as well, isn't it? So thank you for watching this video. Have a nice day.